क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। ठीक है, P जो है ब्रदर ऑफ Q एंड R। उसके बाद कहता है S इज द R's मदर, R की माँ है S। और उसके बाद T इज द P's फादर, T इज द P's फादर, यानी कि ऐसे हो गया है ना, और ये रिलेशन ऐसा हो गया, राइट। उसके बाद कहता है टी हाउ मैनी, इनमें से कौन कौन से ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टी एंड एस आर कपल्स, हाँ भाई ये वाली बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है क्यू इज द टी सन, क्यू इज द टी सन। देखो इसका जेंडर डिनोट नहीं किया, बताया नहीं है कि भाई वो लड़की है या लड़का है, तो ये स्टेटमेंट इसकी गलत हो गई। कहता है टी इज क्यूज फादर, टी जो है क्यू का फादर है, हाँ ये तो स्टेटमेंट परफेक्ट ठीक है। पी इज सॉरी एस इज पीज मदर, एस जो है वो पी की मदर है, हाँ भाई ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। उसके बाद आर इज टीज डॉटर, आर इज टीज डॉटर। देखो आर डॉटर है या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी। पी इज एस इज सन, पी जो है एस का सन है, बिल्कुल ठीक है भाई। ये वाली 4 स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है, यानी कि ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है इफ नो इज द कोड एज 210 और नोट इज कोडेड एज 4200, है ना। तो देखो उसके बाद कहता है नोट NOTE इज कोडेड एज 21,000। तो हमें बताना नोट्स क्या होगा। देखो ना मेरे बच्चे, अगर मैं नो से नॉट पे आ रहा हूँ, है ना, तो इसमें टी एक्स है और टी का जो एल्जेब्रिक नंबर होता है वो होता है 20, राइट। तो यानी कि अगर हम 210 को मल्टीप्लाई कर दे 20 से, तो हमारे पास 4200 आ जाएगा, राइट। और ऐसे ही 4200 को अब इसमें ई जोड़ा है ना, यानी कि ई होता है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 2100 आ रहा है, वो 21,000 आ रहा है। अब ऐसे ही एस का जो होता है, यानी कि 21,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एस का एलिमेंट नंबर क्या होता है, वो होता है आपका 19, एस टी, हाँ 19। तो इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 399000। अच्छा 2 बार 0 है बस, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है फ्रांस का जो कोड है 654321 है और जर्मनी का जो कोड है 9158,437 है। तो यमन का बताना है। अब देखो ना वाई इसमें ढूंढो, वाई ये रहा, मतलब कि 7। और फिर ई के लिए आपके पास हो गया फ्रेंड्स, ई के लिए हो गया 1। उसके बाद है एम के लिए ये रहा 1 2 3 4, 1 2 3 4 8। फिर ई के लिए तो हमें पता है 1 है, और लास्ट में यमन एन है, यहाँ से पीछे से तीसरा 1 2 3, यानी कि 3। ऑप्शन आ गया डी, आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है द 5 नंबर्स पी क्यू आर एस टी और आर डिस्टिंक्ट इज सच दैट टी इज नॉट इक्वल्स टू 0, पी इज थ्राइस ऑफ टी। यानी कि अगर टी इज इक्वल्स टू, अच्छा नहीं, पी इज थ्राइस ऑफ टी है। उसके बाद कहता है एस ग्रेटर देन क्यू बाई 4। ठीक है जी, एस जो है वो क्यू से 4 ज़्यादा है, और ऐसे ही क्यू इज आर से 3 ज़्यादा है, Q इज इक्वल्स टू आर प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें ना हमें पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं। मान लेते हैं सबसे पहले कि अगर T इज इक्वल्स टू 1 है तो इससे P इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब हमें इनमें वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी। लेट R इज इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं। 0 पुट करके देखेंगे तो Q इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 आ गया, यानी कि 3। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये और ये दोनों सेम हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर R हम 1 रख के देखेंगे, 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि T1 है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये वाला केस भी नहीं हो सकता। चलो जी 2 रख के देख लेते हैं। 2 रख के देखेंगे तो Q इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, एक तो ये आ गया, और इसी में S इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9 आ गया। अब देखो 5 के प्लेस में अगर 6 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि उसके आगे जाना ही नहीं है क्योंकि S जो है वो 10 नहीं हो सकता भाई, डिजिट होंगी ना 0 से लेके 1 तक, तो वही चीज़, तो यहीं तक आएगा। उसके बाद हम T इज इक्वल्स टू 2 और P कितना आ जाएगा 6। अब हम इसमें R 0 रख के देखते हैं। 0 रखने पर कितना हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3, यानी कि 3 एक तो। अच्छा उसके बाद S में भी पुट करेंगे, S हो जाएगा 3 प्लस 4, यानी कि 7। एक केस ये हो गया और एक केस ये हो गया, 2 केस मिल गए हमें, है ना। अब इसी में R इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखेंगे, है ना, पुट करके देख सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, और 5 इसमें नहीं है। ऐसे ही S इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, 9 भी इसमें नहीं है, एक केस ये भी हो गया। उसके बाद अगर हम 1 से 2 रखेंगे तो 2 रखने की वजह से यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 से ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं रख सकते। फिर T अगर 3 होगा तो P इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही R जब 0 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा Q
इज इक्वल टू 0 प्लस 3, तो ये इज इक्वल टू 3 वाला केस गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि t हमारे पास 3 है। फिर r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो q इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और s में भी पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी कि 8। एक केस ही हो गया। अब अगर इसमें 2 रखेंगे, है ना, r चलो 2 भी रख लेते हैं, इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और s 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो ये भी केस गलत हो गया क्योंकि 9 तो हमारे पास है। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69th क्वेश्चन क्या कहता है, x कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 6 डेज। ठीक है जी, अगर x 1/3 वर्क 6 दिन में कर रहा है तो उसे एक कंप्लीट काम करने में 6 या 18 दिन लगेंगे, राइट। ऐसे ही y जो है एक 1/3 काम कंप्लीट करने में 8 दिन लेता है, तो उसको एक कंप्लीट काम करने में 8 या 24 दिन लगेंगे। और ऐसे ही z जो लेता है 3/4, यानी कि z जो है 3/4 ऑफ कितने 12 दिन ले रहा है, तो यानी कि z को एक पूरा काम कंप्लीट करने पर लगेंगे 16 दिन। उसके बाद सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी लगाते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एफिशिएंसी क्या होगी, देखो 144 तो इनका एलसीएम आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी निकालने का तरीका और कुछ नहीं है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, इसको इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई कि भाई ये एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा, ये 6 यूनिट काम करेगा और ये 9 यूनिट काम करेगा, और टोटल 144 करना है। आगे कहता है ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n डेज एंड देन x एंड z क्विट। भाई कुछ दिन तक वो साथ में काम करते हैं, फिर वो क्विट कर देते हैं। वाई अलोंग फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन इतने डेज, वो इतने दिन में भी सारा काम खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा y है उसने कितना काम कर लिया है ना। देखो 8 या 24 2 26, 26/3, और वो एक टाइम में कितना यूनिट कर रहा है 6, काट दो, 2 आ गया 52। अब हमें क्या करना है, टोटल 144 यूनिट काम था, 52 यूनिट तो y ही कर चुका है, तो 144 में से माइनस कर दो 52, बचा 92। अब क्या करना है, इस 92 को डिवाइड कर दो इन तीनों की वर्क एफिशिएंसी से। 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 से इसे डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा 4 पे, आंसर आ गया 4 डेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है व्हाट इज द x इन द सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस समझो, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 7 का डिफरेंस है, और ये हो गए सारे के सारे प्राइम नंबर्स। देखो ना 2 3 5 7, उसके बाद क्या होगा 11, है ना, 11 ही होगा ना, और 18 में 11 प्लस कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा 29। ऑप्शन सी आंसर हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है, अ सेट ऑफ x 20 पाइप्स, और वो 70% ऑफ टैंक 14 मिनट में भरते हैं। ठीक है जी, 20 है, तो हमें जो डेटा चाहिए क्या कह रहा है, देखो 70% अगर 14 मिनट में भर रहा है तो 1 टैंक पूरा कंप्लीट भरने में कितना टाइम लेगा, ये आ जाएगा 70 और 2 यानी कि 20 मिनट, है ना। ऐसे ही ये जो ले रहा है 3/8 कितने में ले रहा है 6 मिनट। तो भाई अगर हम इसको देखें तो इसका 1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 6 से 2 कट जाएगा, और 8 2 16, 16 मिनट, है ना। और लास्ट जी जो है, जी पाइप के जो सेट है वो हाफ टैंक 20 मिनट में खाली करते हैं। देखो हाफ टैंक यानी कि 50% टैंक वो 20 मिनट में खाली कर रहे हैं, इसको हाफ ऐसे लिख देते हैं 1/2, 20 मिनट में खाली कर रहे हैं। तो एक टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा 40 मिनट्स, है ना, ये नेगेटिव वाला है। अब हम क्या करें, इनका एलसीएम निकाल लें। देखो इन सब का एलसीएम आएगा 16 40, 16 टेबल में, ठीक है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 80, और साथ में इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी होगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। इफ हाफ ऑफ द पाइप एक्स क्लोज्ड एंड हाफ ऑफ द पाइप ओपन, यानी कि दोनों के हाफ हाफ लेना है। पाइप जी जो है वो सारे जी के जो है सारे चल रहे हैं, और 50% ऑक्यूपेंसी चाहिए, मतलब 80 टोटल है, 50% यानी कि 40, और डिवाइडेड बाय, भाई देखो यहाँ पे मिलेगा 4, इसका हाफ हो जाएगा 2, प्लस ये है 5, इसका हाफ हो जाएगा 2.5, और माइनस ये कितना हो गया 2, इससे ये कट गया, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 2.5, और इसको इससे काट दो यानी कि 16 मिनट्स। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और इसमें नेचुरल नंबर रखने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से रखने हैं। तो सबसे पहले 1 रख लेते हैं, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी कि 3/4, और रिमाइंडर आ गया 3, है ना।
अब ऐसे ही 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, देखो ये 4 बन गया प्लस 1, 5/4 रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अगेन 3 करेंगे और 2 की पावर 3 करेंगे यानी कि 8 प्लस 1 9/4 यानी कि अगेन 1 आ गया। उसके बाद 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 प्लस 1 17 आ गया, 17/4 और ये हो जाएगा अगेन रिमाइंडर 1 बचेगा। तो देखो सभी में जो है रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि ये 4 का ही मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल प्लस 1 तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर है? 2, एक 3 है, बाकी सारे 1 है। बात समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है P कोई ऐसा नंबर है जो ट्रिपलेट्स है यानी कि 3 नंबर एक साथ है और 3 डिजिट नंबर है। व्हाट इज द HCF ऑफ इसका और इसका HCF क्या होगा? देखो बेटा सबसे पहले जैसे 3 नंबर कभी भी रिपीट करेंगे जैसे 1 1 1 तो ये हमेशा ही 3 × 37 का फैक्टर होगा, है ना। ऐसे अगर 2 2 2 होगा तो ये होगा 2 × 3 × 37 का। अगर मान लो 3 3 3 है तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 37, सॉरी 37। तो इन तीनों में तो कॉमन आ गया 37, तो यानी कि इसका 37 एक तो फैक्टर है, कुछ भी है जो भी मतलब चाहे वो 1 है 2 है या कुछ भी है XYZ 37 इसमें एक है और ये तो एक्स्ट्रा बढ़ ही रहा है। उसके बाद देखते हैं कि ये 481 किसका फैक्टर होता है? ये होता है 13 × 37। चेक करो 13 7 91, 1 कैरी 9, 13 3 39 और हाँ ठीक है तो 13 × 37 और हमें HCF बताना है। HCF ऑफ भाई 488 एंड P का 481 एंड P का। तो चेक करो ना, अगर ये कोई भी ट्रिपलेट होंगे मतलब 3 नंबर एक साथ होंगे तो 37 उसमें आएगा और 37 इसमें भी आ रहा है यानी कि 37 हमारे पास HCF हो गया। आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहता है बेटा? व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर। देखो यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 इसी तरह ये चलता जा रहा है, राइट। तो हमें बताना है इसका जो 489th टर्म जो होगा वो क्या होगा, यानी कि डिजिट कौन सी होगी। तो देखो बेटा सबसे पहले 1 से लेके 9 तक तो 9 डिजिट हो गई, है ना। फिर 10 से लेके 99 तक डबल डिजिट नंबर है, इसमें टोटल होते हैं 90 डिजिट्स और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यानी कि 180 हो गई। इसको भी यहीं लिख देता हूँ 9, तो 189 तो यहाँ हो गई और हमें निकालनी कितनी है? 489। तो इसमें से हम क्या करेंगे 489 में से 189 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 300। अब देखो मुझे 300 डिजिट और पीछे जाना है ना, तो चेक करो ये 300 डिजिट में अब ये जो देखो 99 के बाद जितने भी नंबर होंगे 3 डिजिट यानी कि एक डिजिट जो है 3 डिजिट ऑक्यूपाई कर रही है, इसको इसलिए डिवाइड कर दे 3 से यानी कि 100। अब मुझे बताओ 100 के मतलब फर्स्ट डिजिट जो होगी 100 और लास्ट डिजिट जो होगी 199। 100 मतलब जो 100 टर्म्स जो होंगे 199 और 199 में लास्ट डिजिट क्या है 9, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी हो गया। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, कहता है अ मोबाइल फोन हैज बीन स्टोलन, देयर आर 3 सस्पेक्ट्स PQR, दे वर क्वेश्चन नोइंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी, यानी कि इनमें से कोई एक ही गिल्टी है। और हमें इनका रिस्पॉन्स कैसे कैसे मिला है? सबसे पहले P कहता है आई डिड नॉट स्टील, Q स्टॉल इट। तो मेरे बच्चे इसमें ना सबसे पहले आप पेयर्स बना के देखो, मान लो कि सबसे पहले P ही झूठ बोल रहा है और ये दोनों सच्चे हैं, मान लेते हैं। अब देखो इनकी स्टेटमेंट मैच कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि आई डिड नॉट स्टील यानी कि इसने बोला मैंने चोरी नहीं किया, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है इसका मतलब हुआ मैंने चोरी की है, यानी कि ये कह रहा है मैंने चोरी की है। और कह रहा है क्यू स्टॉल इट यानी कि क्यू ने चोरी नहीं करी। अगर ये कह रहा है क्यू ने चोरी करी है, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है क्यू ने चोरी करी है। चेक करो दोनों स्टेटमेंट इससे कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही। आर डिड नॉट स्टील, हाँ भाई ये तो ये स्टेटमेंट क्या ही रही है कि आर नहीं कर रहा, और आई डिड नॉट स्टील तो ये वाली जो बात है देखो क्यू स्टॉल इट पर ये झूठ बोल रहा है तो ये नॉट वाला जगह ये भी इससे मैच कर गया। उसके बाद आर की बात देखें, आई डिड नॉट स्टील, आई डिड नॉट, उससे कह रहा है मैंने चोरी नहीं की, मुझे भी नहीं पता, तो वो आर का तो नाम ही नहीं ले रहा, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? पी ही है जो चोर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अगर किसी भी तरह की और भी प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस में भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको उनके आंसर्स और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसी तरह मिलते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।